स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और इस चैनल पर हम आज पढ़ने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड्स एंड ऑन इट्स आइदर साइड एंड डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग देम। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं? रिलेशन बताते हैं। किसके बीच में रिलेशंस बताते हैं? तो वैल्यूज के बीच में क्या रिलेशंस है उनको बताते हैं। कैसे बताते हैं? उनको कंपेयर करके बताते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं? कंपैरिजन का काम करते हैं वैल्यूज के बीच में, ऑपरेंड्स के बीच में क्या करते हैं? कंपैरिजन का काम करते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसके बेसिस पे उनको कंपेयर करते हैं। तो चलिए इसका आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। अज्यूम द पाइथन वेरिएबल्स। तो आप क्या करो, यहाँ पे बता रहा है कि अज्यूम कर लो पाइथन वेरिएबल को। ऐसा मैं नहीं, एनसीईआरटी कह रही है और कह रही है कि num1 में क्या है? 10 है। ठीक है, तो num1 में 10 है और num2 में 0 है, num3 में 10 है और ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके हम इनको समझते हैं और बहुत सारा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना पेन ले लिया है मैंने और चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे इक्वल ऑपरेटर की बात की गई है। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं हम यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। बात करें रिलेशनल ऑपरेटर में, जो आपके पाइथन में दिया है वो है 6 ऑपरेटर्स के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बात की गई है जो रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर आते हैं। तो कुल 6 तरह के रिलेशनल ऑपरेटर हैं जो इसके अंदर आते हैं पाइथन में। तो पहला है आपके पास इक्वल ऑपरेटर, मतलब इक्वल्स टू ऑपरेटर। ये जो डबल इक्वल का साइन आपने देखा ना इस तरीके से, ये क्या होता है? हमारा इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी में ओवरव्यू ले रहे हैं कि एनसीईआरटी क्या कह रहा है, उसके बाद हम बहुत अच्छे से वीएस कोड पे प्रैक्टिस करेंगे। तो इक्वल्स टू क्या करता है? इक्वल्स टू ऑपरेटर इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल। कह रहा है कि दो वैल्यूज जो है, मतलब कि दो ऑपरेंड्स की जो वैल्यूज है अगर वो इक्वल है तो कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी, अदरवाइज इट इज फॉल्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि इसका जो आंसर आ रहा है यहाँ पे देखिए कि num1 और बराबर है, कह रहा है इक्वल्स टू है num2 के। एंड ये जो है इसको कहते हैं ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है? इक्वल्स टू का ऑपरेटर है। ये वैल्यूज को चेक करता है कि वैल्यूज जो है वो आपस में इक्वल है या नहीं है, बराबर है या नहीं है। तो num1 में हमने क्या देखा कि num1 में तो 10 है और num2 में क्या है? num2 में 0 है। ओके, तो क्या 10 बराबर होता है 0 के? तो आप बोलोगे नहीं होता है। तो इसने क्या आंसर दिया है? इसने तो कहा है कि 10 बराबर है 0 के। इसने क्या बोला है यहाँ पे? ये लाइन अगर आप देखोगे तो ये लाइन कह रही है कि जो 10 है ना बराबर है 0 के, इसने ये लाइन दी है। ठीक है, और हम कह रहे हैं नहीं है। तो जब नहीं है तो इसने कह रहा है कि बराबर है, तो इसने बराबर दिखाया है कि बराबर है, इसीलिए यहाँ पे आंसर जो है वो फॉल्स आया है। ठीक है, तो एक चीज है, जब रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ते हैं ना तो जब हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं आपस में, ठीक है, कौन किससे बड़ी है, कौन किसके बराबर है, ठीक है, या फिर ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के बराबर है या नहीं है, तो हमें जो आंसर मिलता है ना रिलेशनल ऑपरेटर में, वो हमें हमेशा किस में मिलता है? बूलियन में मिलता है। किस में मिलता है? बूलियन डेटा टाइप में आंसर मिलता है। या तो आंसर आपको ट्रू मिलेगा या तो आंसर आपको क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है वो किस में आंसर देता है? हमेशा ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, मतलब हमेशा ट्रू या फॉल्स आंसर देगा। बेसिस कि आपका क्वेश्चन क्या है उस बेसिस पे, अगर आप रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हो तो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, इसमें str1 बराबर है str2 में। अब देखो str1 क्या है? गुड है। str1 में क्या साइन है? गुड। और str2 में क्या साइन है? तो str2 में साइन है आफ्टरनून। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या करता है? स्ट्रिंग में ये देखो गुड जो है इसकी एक अस्काई वैल्यू होती है। अस्काई क्या होता है? तो अस्काई क्या करता है? कैरेक्टर को अस्काई, यहाँ पे हम अस्काई के बारे में देखते हैं कि अस्काई क्या होता है, क्योंकि स्ट्रिंग में ये चीज यूज होती है, तभी हम स्ट्रिंग को क्या कर रहे होते हैं? कंपेयर कर रहे होते हैं। मतलब कि मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो अस्काई वैल्यू होती है, ठीक है,
और मान लो कि हमने यहाँ पे इसने क्या दिया है, गुड दिया है, मान लो क्या दिया हुआ है, str1 में क्या है, गुड है, ठीक है। तो हमें एक चीज याद रखना, जब स्ट्रिंग अपने बीच में कंपैरिजन करती है ना, तो कभी भी वो ABCD के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। जो आप ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर पढ़ते हो, ठीक है, कि A क्या है 1 है, B क्या है 2 है, तो उस बेसिस पे ये काम नहीं करती है। या फिर स्ट्रिंग जो है वो लेंथ के बेसिस पे भी यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करती है कि यहाँ पे कितने टोटल है, 1 2 3 4। आप सोचो कि ये 4 है और आफ्टरनून क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप सोचो कि ये इसको देखेगी कि आफ्टरनून में तो ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, है ना। कैरेक्टर क्या होता है, ये एक कैरेक्टर हो गया, F एक कैरेक्टर हो गया, T एक कैरेक्टर हो गया। तो आप सोचो कि आफ्टरनून में तो ज्यादा कैरेक्टर है, आफ्टरनून में तो ज्यादा कैरेक्टर है। लेकिन ये स्ट्रिंग जो होती है वो ये नहीं देखती किसमें ज्यादा कैरेक्टर और किसमें कम कैरेक्टर है, उसके बेसिस पे वो कभी भी क्या नहीं करती है, कंपेयर नहीं करती। तो फिर स्ट्रिंग का कंपैरिजन कैसे होता है, आप बताओ, स्ट्रिंग का कंपैरिजन फिर कैसे होता है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे होता है। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो सही है, लेकिन ABCD का जो A पे 1 है, B पे 2 है, उसके अकॉर्डिंग नहीं करती है, ठीक है। और ना ही वो देखती है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर किस में ज्यादा है, उसके बेसिस पे भी नहीं करती है। तो फिर कैसे करती है, ओके तो फिर ये करती है अस्काई वैल्यूज का यूज करती है। किसका यूज करती है, अस्काई वैल्यूज का। क्योंकि जो कंप्यूटर है ना वो स्ट्रिंग को तो समझ नहीं सकता, तो कंप्यूटर किसको समझता है, नंबर्स को समझता है, ठीक है। तो अस्काई वैल्यू क्या करती है, हर एक कैरेक्टर को क्या करती है, हर एक कैरेक्टर को, चाहे वो A है, चाहे वो B है, चाहे वो C है, तो हर एक कैरेक्टर को क्या असाइन करती है स्ट्रिंग, अस्काई वैल्यू असाइन करती है स्ट्रिंग, हर एक कैरेक्टर को असाइन करती है, ठीक है, हर एक कैरेक्टर को असाइन करती है। जैसे कि यहाँ पे जो कैपिटल A होता है, ठीक है, जो हमारा कैपिटल A होता है वो क्या होता है, कैपिटल A। तो कैपिटल A को अस्काई वैल्यू ने कौन सी वैल्यू असाइन की है, 65 असाइन की है। और स्मॉल a को क्या असाइन करती है, 97 से शुरू होता है अस्काई वैल्यूज, ठीक है। मतलब कैपिटल A को 65 और स्मॉल a को 97। तो जब कैपिटल A शुरू होगा वो 65, A क्या है 65 है, तो ऐसे ही B क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। इसको हम आने वाली वैल्यूज, आने वाले अभी इसी में देखेंगे आगे। तो आप इतना समझो कि str1 जो है ये गुड है। तो हमें पता है कि कैपिटल A कहाँ से शुरू होता है, स्काई वैल्यू में। तो कैपिटल A जो है वो शुरू होता है 65 से। तो जब कैपिटल A 65 से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे आप देखोगे G है, तो ऑफकोर्स जो ये कैपिटल G है वो इसके आगे आएगा, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल लेक्सिकोग्राफिकल चीज को फॉलो करती है। मतलब कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही रहती कि A के बाद तो B ही आएगा, B के बाद C आएगा, लेकिन इसको अस्काई के बेस पे यूज करते हैं। तो अस्काई में कैपिटल A 65 होता है और कैपिटल B 66 होता है, कैपिटल C क्या होता है 67 होता है। तो ये इस ऑर्डर में तो चलेंगे कि ABCDE इसी ऑर्डर में, लेकिन बस इनकी वैल्यूज जो होंगी वो अस्काई ने जो दी है उनके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। तो कैपिटल A 65 होता है, यहाँ पे क्या है कैपिटल G है, तो ऑफकोर्स जो आगे आएगा G वो कैपिटल A से तो बड़ा ही होगा कैपिटल G, ठीक है। और आफ्टरनून में देखो कि कैपिटल A कितना होता है 65 होता है। अब स्ट्रिंग क्या करती है ना कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चीजों को करती है। तो इस चीज को हम समझ लेते हैं बहुत अच्छे से कि ये कैसे काम करती है हमारी जो स्ट्रिंग है। इसके लिए हम खोलते हैं अपना PPT और यहाँ पे हम स्ट्रिंग को ही समझ लेते हैं। ओके ये स्ट्रिंग कैसे चीजों को यहाँ पे कंपेयर कर रही है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, G को A से कंपेयर कर रही है। क्या कर रही है, जो ये G है ना उसको A से कंपेयर कर रही है। ओके तो जो G है वो क्या कर रही है, G कंपेयर कर रही है। क्या कंपेयर, जैसे कि हमने बोला आपसे कि STR1 में क्या है
गुड है, ठीक है, इस चीज को मैं समझाना चाहती हूँ। और STR2 में क्या है, आफ्टरनून है, ठीक है, आफ्टरनून है, ठीक है। अब मैं कह रही हूं कि जो स्ट्रिंग है ना उसका कंपैरिजन हमेशा किस पे होता है, स्काई वैल्यू के बेसिस पे होता है। आप ये याद रखना, किसकी बेसिस पे होता है, स्काई वैल्यू के बेसिस पे होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो हमारा नंबर्स को समझता है। इसीलिए स्काई वैल्यू क्या करती है, हर एक कैरेक्टर को, चाहे वो कैपिटल A है, B है, C है, सबको एक कैरेक्टर उसने असाइन किया, सबको एक नंबर असाइन किया है, एक, ठीक है। स्काई वैल्यू ने, स्काई ने क्या किया है, स्काई ने सबको एक नंबर असाइन किया है, जैसे कि एक तरीके से नंबर या कोड बोल लो असाइन किया है। तो कैपिटल A का क्या है, 65 है, तो कैपिटल B में क्या हो जाएगा, 66 है। अब मैं कहना चाहती हूँ कि ये क्या चलेगा, हमें पता है कि A के बाद B ही आएगा, B के बाद C आएगा, इसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में चलता है, मतलब कि A के बाद B, B के बाद C, तो ऐसे ही आएगा। लेकिन इसका जो ये किस पे आएगा, स्काई वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है। तो A का 65 हो गया और कैपिटल B का 66 और ऐसे C का क्या हो जाएगा, 67 ही। तो बस आपको याद करने की नहीं जरूरत है, बस आप A को याद कर लो कि A 65 पे होता है, बाकी आपको पता ही है। तो इसके आगे कुछ भी आएगा Z तक तो वो तो इनसे तो बड़ा ही होगा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल a की। तो स्मॉल a जो है वो 97 से शुरू होता है और कैपिटल A किस पे, 65 पे। तो अब जब B आएगा तो वो क्या होगा, 98 होगा, B क्या होगा, 98 होगा। इस तरीके से वो आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो आप देखो कि कैपिटल A जो होता है वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल A वाले जितने भी होंगे, हम बोल रहे हैं कि कैपिटल लेटर में ये वाले कैपिटल अल्फाबेट जो होंगे वो स्मॉल अल्फाबेट से तो क्या होंगे, हमेशा छोटे ही होंगे, क्योंकि स्मॉल अल्फाबेट 97 से शुरू हो रहा है तो वो हमेशा बड़ा होगा स्मॉल अल्फाबेट वाले कैपिटल A से, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे स्ट्रिंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और कंपैरिजन बता देती हूँ कैसे करता है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग में कंपैरिजन कैसे होगी, तो रिलेशनल ऑपरेटर जब कंपेयर करेगा ना तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेगा। तो वो ये देखेगा कि पहले G को उठाएगा और इसमें से A को उठाएगा। अब वो G और A को आपस में कंपेयर करेगा, देखेगा कौन सा बड़ा है। तो A तो 65 है और G क्या है, G तो बड़ा ही आएगा A से, ठीक है। G क्या आएगा, बड़ा ही आएगा A से। तो जैसे ही इसने देखा ना कि G बड़ा हो गया है A से स्काई की वैल्यू के बेसिस पे, तो वो आपको आंसर क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, आगे की वैल्यू को भी कंपेयर नहीं करेगा, ठीक है। और जैसे ही फॉल्स आएगा किसी भी कैरेक्टर पे, जैसे ही फॉल्स आया तो वो आपको फॉल्स दे देगा, आगे की वैल्यू को कंपेयर नहीं करेगा तो आपको फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पे समझते हैं अपनी एनसीईआरटी को। तो यहाँ पे आप देखोगे STR1 कह रहा है बराबर है STR2 को, तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि जब वो देखेगा बराबर है तो आप देखो गुड में जो G है वो बड़ा है और A से बड़ा है, A 65 से शुरू हो रहा है, तो ये बराबर तो नहीं हुआ, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर या तो ट्रू देता है या तो फॉल्स देता है। तो जो आपका क्वेश्चन है उस हिसाब से उसका आंसर रहता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर की। ये क्या है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, इफ वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल, जो वैल्यूज है दो ऑपरेंड्स की अगर वो इक्वल नहीं है देन कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तो कह रहा है नॉट, एक समझते हैं कि नॉट क्या करता है, ये जो नॉट है ये हमेशा क्या करता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स दे देगा, फॉल्स है तो ट्रू दे देगा, ट्रू है तो आपको फॉल्स देगा, फॉल्स है तो ट्रू देगा, ठीक है। नॉट ये काम करता है, मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 जो है वो इक्वल 5 है तो आप बोलोगे हाँ है, लेकिन आप क्या करोगे, ट्रू करोगे। लेकिन मैं पूछूं कि 5 नॉट इक्वल टू 5 है तो अब ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू 5 तो गलत हो गया, फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि num1 क्या है, हमारे पास 10 है और नॉट इक्वल टू num2, ठीक है। अब num2 क्या है, 0 है, तो क्या 10 नॉट इक्वल टू 0 है, तो कहेगा हाँ 10 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। सही बात है ना कि 10 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है तो ट्रू है, आंसर ट्रू है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो गुड वाली स्ट्रिंग है, गुड और आफ्टरनून, तो क्या ये नॉट इक्वल है, क्योंकि पहला कैरेक्टर कंपेयर होगा G और A, तो आप कहोगे हाँ नॉट इक्वल है,
क्योंकि सही बात है, ये जी का हम देखेंगे क्या होता है और ए का 65 होता है, तो इससे तो बड़ा ही आएगा जी की जो स्काई वैल्यू होगी वो इससे तो बड़ी होगी, तो ये ट्रू आंसर करेगा। अब num1 नॉट इक्वल टू num3, मतलब कि num1 क्या है 10 है, नॉट इक्वल टू क्या कह रहा है num3 भी यहाँ पे आपको 10 दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि 10 कह रहा है कि 10 नॉट इक्वल टू 10 है, तो आप कहोगे नहीं 10 तो इक्वल है 10 के, हमको दिख रहा है साफ साफ, तो ये नॉट इक्वल कह रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आया है, फॉल्स आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ऑपरेटर है अब, ठीक है, कौन सा ऑपरेटर है। हमने दो ऑपरेटर पढ़ा, इक्वल टू ऑपरेटर और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। अब ग्रेटर देन की बात करते हैं, तो ग्रेटर देन क्या करता है, ये होता है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन क्या करता है, इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द राइट साइड ऑपरेंड देन कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तो कह रहा है सिंपल सा है, हम पढ़ते आए हैं कि 5 जो है वो ग्रेटर देन 4 है, तो आप बोलोगे हाँ है, तो है तो क्या देगा आपको, ट्रू देगा, ठीक है तो आपको क्या देगा, ट्रू देगा। अगर तो मैं आपसे पूछूं सेम चीज कि 5 जो है वो ग्रेटर देन 4 है, तो आप बोलोगे हाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, सिंपल यही मतलब है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि जो 5 है वो क्या है, लेस देन 6 है, तो आप बोलोगे ट्रू है ना, तो ग्रेटर देन का ऐसे ही यूज हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें num1 की वैल्यू को, तो देखो ग्रेटर देन क्या करता है, इफ द वैल्यू, बस उसी चीज को एक्सप्लेन किया, इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड ऑपरेंड, तो लेफ्ट साइड ऑपरेंड कौन सा है, ये है, ठीक है। इज ग्रेटर देन कह रहा है, इज ग्रेटर देन का सिंबल लगाया है, द वैल्यू ऑफ द राइट साइड ऑपरेंड, तो वैल्यू कौन सी है राइट साइड ऑपरेंड की, ये है, ठीक है। तो कंडीशन इज ट्रू, अगर ऐसा है, अगर ये सही है तो ये आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इसका ट्रू आएगा, ठीक है, अदरवाइज इट इज फॉल्स, अगर ऐसा नहीं है तो आपको आंसर में फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। तो चलिए num1 में क्या है, num1 में आप बोलोगे कि 10 है, और num2 में क्या है, आप बोलोगे कि 0 है, तो 10 बड़ा है 0 से, तो हाँ बड़ा है, इसलिए आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। स्ट्रिंग में देखेंगे कि ये क्या है, गुड है, तो पहले ही कैरेक्टर को, पहले कैरेक्टर को करेंगे, ये देखो गुड वाला कैरेक्टर है और ये आफ्टरनून वाला कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या होगा कि पहला कैरेक्टर कंपेयर करेगा, ठीक है, तो पहला क्या है, जी है, कैपिटल जी है, तो पहले कैरेक्टर को पहले वाले कैरेक्टर से कंपेयर किया, तो ये 65 है, तो 65 से तो ए के बाद ही जी आएगा, कैपिटल में है तो भी, है ना, इसीलिए इसका आंसर ट्रू है कि पहले वाली स्ट्रिंग बड़ी क्यों है। आप सोचोगे कि गुड तो छोटा सा है, 4 वर्ड है, और आफ्टरनून में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, गुड में तो सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं, तो आप सोचोगे आफ्टरनून कैरेक्टर बड़ा होगा, नहीं ऐसे काम नहीं करता है, ऐसे काम नहीं करता। ये क्या करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करता है, मतलब जी को ए से किया करेगा, अब ओ को एफ से करेगा, इसको इससे करेगा, लेकिन कब करेगा, जब ट्रू होता जाएगा तब। अगर आपका पहला ही ये फॉल्स आ गया, मतलब कि पहला ही जी और ए में आप देखोगे 65 क्या है, बड़ा है, तो अगर पहला ही ट्रू आ गया तो उसके बाद कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जी को हमने ए से कंपेयर किया, ठीक है, तो ये कह रहा है कि बड़े और छोटे की बात हो रही है, तो बड़ा है, जी क्या है, बड़ा है, तो उसी एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन कर रहा है, तो जी को बड़ा है, बस वहीं पे इसने क्या कर दिया, मैं ट्रू दे दिया, आगे इसने कंपेयर नहीं किया चीजों को, ठीक है, आगे कंपेयर नहीं कर रहा है, बस जी को ए से कंपेयर किया, तो जी तो बड़ा है तो उसने ट्रू दे दिया, बस इतना कंपेयर हुआ है, ठीक है। अब इसको हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल भी समझेंगे, डोंट वरी। ये क्या है, लेस देन का सिंबल है, तो इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड ऑपरेंड इज द लेस देन द वैल्यू ऑफ द राइट साइड ऑपरेंड, तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड ऑपरेंड इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द राइट साइड ऑपरेंड, तो कंडीशन अगर सही है, अगर ये सही होगा तो ट्रू आएगा, गलत होगा तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो num1 क्या है, num1 में 10 है और num3 में भी 10 है, तो 10 लेस देन 10 होता है नहीं, तो ये फॉल्स है, आपको रिटर्न करेगा, ये क्या देगा, आपको फॉल्स देगा। अगर मैं पूछूंगी str2 जो कि आफ्टरनून है, ठीक है, और गुड है, ठीक है, तो ए को जी से कंपेयर करेगा, तो ए क्या हो, छोटा है जी से, तो यहाँ पे ये आपको आंसर ट्रू देगा, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात कर लेते हैं, तो इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द राइट साइड ऑपरेंड देन द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तो num1 क्या है, 10 है,
नम 1 क्या है 10 है, और ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू नम 2 क्या है 0 है। तो इसमें क्या है, दो कंडीशन है, इसमें क्या है, दो कंडीशन है। कैसी दो कंडीशन है बताते हैं, कैसी दो कंडीशन है। एक तो पहला है कि 10 जो है, ये जो 10 है, 10 क्या कह रहा है, ये जो 10 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन है। इसमें दो तरह के कंडीशन है। पहला क्या कंडीशन है कि 10 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा आपका, एक मिनट का, एक सेकेंड। तो क्या कह रहा है कि 10 जो है, पहला क्या होगा कि 10 आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। पहली कंडीशन 10 ग्रेटर देन 0 होगी, और दूसरी कंडीशन क्या होगी 10 इक्वल इक्वल, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। और इक्वल, तो इक्वल इक्वल 0, तो आप बोलोगे कि 10 ग्रेटर देन 0 ये तो सही है, तो यहाँ पे आपको ट्रू मिलेगा। लेकिन ये कहेगा कि ये तो गलत है, तो लेकिन आपका एक आंसर तो ट्रू है ना, ये वाला, तो इसको आपको क्या करेगा, वो ट्रू देगा। क्या देगा आपको, ट्रू देगा। अब मैं अगर बोलूं कि num 2 क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू num 3 है, तो num 2 क्या है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो क्या 0 जो है वो बड़ा है 10 से, तो आप बोलोगे कि नहीं। तो ये अगर मैं पूछूं 0 जो है बराबर है 10 के, तो आप बोलोगे नहीं। तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे वैसे भी आपका आंसर फॉल्स ही आता, मतलब कि दोनों कंडीशन फॉल्स हो गए तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब STR1 में देखेंगे कि जो गुड नाम का जो स्ट्रिंग है और जो आफ्टरनून नाम का स्ट्रिंग है, क्या वो बराबर और ग्रेटर देन। देखो बराबर तो नहीं है, ये तो हमें पता चल रहा है, बराबर नहीं है ना। जी क्या है, ए के बराबर है, नहीं है बराबर। जी ए के बराबर है, नहीं है, तो फॉल्स हो गया ये वाला। लेकिन क्या अगर मैं पूछूं कि जी वाला जो है ग्रेटर देन ए है, तो आप बोलोगे हाँ जी जो है बड़ा होता है ए से, तो ये आपको ट्रू दे देगा। अस्काई वैल्यू के बेसिस पे मैं बता रही हूँ बड़ा होता है, ABCD के बेसिस पे नहीं। मतलब कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो ABCD हम बचपन से पढ़ते हैं जिसमें 1 होता है, रीजनिंग वाला नहीं कि ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 2 होती है, वो नहीं लगाना है। अस्काई वैल्यू के बेसिस पे काम करता है। तो जी जो है, क्योंकि ए 65 है, तो ए के बाद ही जी आएगा, तो जी बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू आंसर देगा। अब हम बात करते हैं लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में, तो वो देख लेते हैं क्या होता है लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। ओके। सो लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है कि इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड, देन इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स, ठीक है। तो कह रहा है कि लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है अगर वो लेस देन है, अगर है तो क्या होगा, है तो आपका आंसर क्या आएगा, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो गई लेस देन इक्वल वाली, तो आपका आंसर ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ पे फॉल्स आ रहा होगा, क्योंकि वैल्यू रख के देखेंगे पता चलेगा num 1 में क्या है 10 है, और लेस देन इक्वल टू num 2, तो num 2 में 0 है। तो क्या 10 जो है, दो अलग अलग कर लेते हैं। 10 क्या है, छोटा है 0 से, तो आप बोलोगे कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको आंसर फॉल्स देगा। अगर मैं पूछूंगी 10 आपको बराबर है 0 के, तो भी आप कहोगे नहीं, तो ये आपको आंसर फॉल्स दे रहा है, राइट। और यहाँ पे देखोगे num 2 क्या है 0 है, लेस देन इक्वल टू num 3 10 है, तो वही कंडीशन है, हमने कर लिया है कि छोटा भी नहीं है बराबर भी। सॉरी, num 2 में क्या है 0 है, num 3 में 10 है ना, एक बार देखना पड़ेगा। num 2 में 0 है, हाँ 0 क्या है, छोटा है 10 से, तो आप बोलोगे हाँ छोटा है, और 0 क्या बराबर है 10 के, तो आप बोलोगे नहीं। तो एक कंडीशन ट्रू है ना, इसलिए आपको ट्रू दे रहा है ये। अब STR1 में क्या किया है, STR1 में गुड है, तो गुड क्या है, छोटा है या बराबर है आफ्टरनून के, तो आपको पता है कि जी की वैल्यू बड़ी है और ये बराबर भी नहीं है, तो ये आंसर फॉल्स आएगा। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है। और num 2 में हम असाइन करा लेते हैं, इसको कर देते हैं ऊपर वाली वेरिएबल को num 1, एंड ये हो गया हमारा num 2, एंड num 2 में हम असाइन कराते हैं 20 को। तो जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो हम प्रिंट करा के देखेंगे कि क्या जो हमारा num 1 है वो हमारा लेस देन है num 2 से। तो आप बोलोगे हाँ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि num 1 जो है 10 है, वो छोटा है 20 से, तो ये आपको ऐसा देगा। उसके बाद num 2 अगर हम बात करें सेकेंड ऑपरेशन की, कि अगर हम इस पे num 2
लेस देन और इक्वल टू num3 कर लें, सॉरी नॉट num3, num2 ही कर लेते हैं, और इसको हम प्रिंट के अंदर रख के देख लेते हैं। ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं num। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि num1 क्या इक्वल इक्वल है num2 के, तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हो। एक सेकेंड, num1 इक्वल इक्वल num2, और जब आप इसको रन करोगे तो ये आपको आंसर फॉल्स देगा। अगर हम प्रिंट कराना चाहें कि प्रिंट करो जो हमारा num1 है वो ग्रेटर देन है num2 से, तो उस केस में हमें ये आंसर क्या देगा। आप क्या करो, माइंड में कैलकुलेट करते जाओ कि ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, क्योंकि आंसर तो इसी में आना है, ट्रू या फॉल्स में। तो क्या 10 बड़ा है 20 से, तो आप बोलोगे नहीं, तो ये क्या देगा, हमें फॉल्स देगा। अगर मैं प्रिंट कराऊं कि जो num1 है वो नॉट इक्वल टू है num2 के, तो ये हमें आंसर क्या देगा, तो ये हमें आंसर 2 देगा। सही बात है, इक्वल 10 जो है वो 20 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको आंसर में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अगर मैं प्रिंट कराऊं इसी चीज को कि num1 जो है वो लेस देन इक्वल टू है num2 के, तो ये आपको क्या प्रिंट करके देगा, तो ये आपको प्रिंट कर देगा, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, क्या पूछेगा ये सबसे पहले। तो आप देखोगे कि इसमें दो कंडीशन है, तो 10 क्या छोटा है 20 से, तो आप बोलोगे हाँ छोटा है, इसीलिए इसने ट्रू आंसर कर दिया। ठीक है, 10 बराबर तो है नहीं 20 के, तो प्रिंट कर दोगे आप num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num2 को। जब आप प्रिंट करोगे num, कॉमा भी नहीं लगेगा, num, एक सेकेंड, NUM नंबर, हम num10 को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो num1 में 10 है और num2 के अंदर हम 20 को असाइन कर रहे हैं। तो जब हम प्रिंट कर रहे हैं ना कि 10 क्या है, छोटा है 20 से, तो आप बोलोगे हाँ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 छोटा है 20 से, हाँ है, तो इसका आंसर हमें ट्रू आएगा। ठीक है, ट्रू आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 10 जो है वो बराबर है इक्वल्स टू है 20 के, तो आप बोलोगे नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमें फॉल्स देगा। हम F बना रहे हैं, ठीक है, आप समझ जाना। num1 में क्या है, 10 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 ग्रेटर देन है 20 से, ठीक है, तो आप बोलोगे 10 इज नॉट ग्रेट, मतलब 10 क्या 10 क्या बड़ा है 20 से, तो आप बोलोगे नहीं, तो इसका आंसर भी फॉल्स आएगा। अगर मैं बोलूं कि 10 इज नॉट इक्वल टू 20, तो ये बात तो सही है ना कि 10 जो है वो बराबर नहीं है 20 के, तो ये आंसर आपको ट्रू देगा। अगर मैं बोलूं कि जो 10 है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो आप बोलोगे इसमें दो कंडीशन है। आप बोलोगे ना, क्या बोलोगे कि पहला बोलोगे कि 10 जो है वो छोटा है किससे, ये 20 है। ठीक है, छोटा है 20 से, तो ये बात तो सही है कि हाँ छोटा है। क्या 10 जो है वो बराबर है 20 के, ये दूसरी कंडीशन है, तो आप बोलोगे कि बराबर तो नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे दो कंडीशन चेक तो कर रहे होते, लेकिन इसमें क्या लग रहा होता है, और क्या लग रहा होता है, और केस लग रहा होता है। और का मतलब होता है या तो एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू हो जाएगा। और का क्या मतलब होता है, कहते नहीं है कि 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 इज लेस देन और इक्वल टू, 10 इज लेस देन और इक्वल टू। और मतलब या तो एक भी ट्रू है, आंसर ट्रू आएगा। और के केस में अगर और बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि ये ट्रू है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे देखेंगे कि कह रहा है कि 10 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि 10 जो है वो तो बड़ा होगा 20 से, ऐसा है, नहीं है, आप बोलोगे ऐसा तो नहीं है। 10 क्या बराबर होगा 20 के, तो आप बोलोगे कि ऐसा भी नहीं है, ये बराबर लिखा, आप देख लेना। ठीक है, तो ये आप बोलोगे ऐसा नहीं है, तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में आपको ये आंसर फॉल्स देगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे समझा बहुत अच्छे से। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं क्या कहना चाह रही हूं कि अगर मान लो कि मैंने ए लिखा कि ए में क्या है, ए में हमने डाल दिया 15 को, ठीक है, और बी में हमने क्या असाइन किया 15,
ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू क्या है, बी है, तो और यहां पे मैं इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखती हूँ, तो प्रिंट के अंदर लिखूंगी कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। अब आप इसका आंसर मुझे बताओ, क्या आएगा इसका आंसर? तो बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है। यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, दो कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन लगी हुई है ना, इसमें दो कंडीशन है। पहला तो है कि ए जो है वो क्या है, बराबर है, मतलब ए क्या है, चलो बराबर ही ले लेते हैं, पहला वाला बराबर है। और यहाँ पे पहली कंडीशन है कि ए जो है वो यहाँ पे क्या है, छोटा है बी से, ये पहली कंडीशन है। और ये दूसरी कंडीशन है कि ए जो है वो बराबर है, ठीक है। तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि ए इज लेस देन और इक्वल टू, क्या बोलते हैं कि ए जो है, ए इज लेस देन और इक्वल टू, क्या बोलते हैं, और इक्वल टू। तो और के केस में क्या होता है ना कि एक भी आंसर अगर ट्रू है ना, ठीक है, एक भी आंसर ट्रू है, ठीक है, तो वो आपको क्या देता है, ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो आपको ट्रू ही रिटर्न करेगा। अगर एक भी आंसर ट्रू हो जाता है, अगर इधर का फॉल्स हो जाता है और इधर का ट्रू हो जाता है, तब भी आपको आंसर क्या देगा, वो ट्रू ही देगा, ठीक है। अगर फॉल्स और फॉल्स है तो आपको आंसर फॉल्स ही आना है, क्योंकि दोनों तरफ फॉल्स है, ठीक है। अगर ट्रू और ट्रू है तो भी आंसर क्या आना है, ट्रू ही आना है, क्योंकि अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू देगा, है ना। तो यहाँ पे जब वो चेक करेगा ना कि ए में क्या साइन है 15, तो देखेगा कि 15 क्या है, लेस देन और इक्वल टू 15, ये चीज चेक करेगा। तो 15 क्या है, कहेगा कि लेस देन 15 है, तो ये और ए चेक करेगा, और 15 क्या बराबर है 15 के, ये चीज चेक करेगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये वाली कंडीशन तो ट्रू है लेकिन ये वाली कंडीशन फॉल्स है, लेकिन और है ना, यहाँ पे इस तरीके से जब लिखा होगा ना, तो ये क्या करेगा, ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, ये क्या किया, हमें ट्रू रिटर्न किया हुआ है, ठीक है। ओके, ये चीज समझ में आई होगी। अगर मैं आपसे बोलूं, जो कि कॉमनली बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, कि अगर प्रिंट 5 इज इक्वल 5 है, ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि प्रिंट 5 इज इक्वल टू 5 है, तो पहला तो मैं इसको कमेंट कर देती हूं, ठीक है, इसको मैं कर देती हूं कमेंट, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे कि हाँ 5 जो है वो 5 के बराबर है, तो इसका आंसर हमें, ये यहाँ पे पहली लाइन चली है तो इसका आंसर हमें ट्रू मिलेगा, क्योंकि मैंने इस लाइन को कमेंट कर दिया है। तो इसीलिए क्या है कि एरर नहीं आई, यहाँ पे एक एरर आएगी, तो यहाँ पे एरर नहीं आई है कमेंट करके, मतलब कमेंट कर दिया, इसका मतलब ये लाइन इग्नोर हो गई है। अब जब मैं इस कमेंट को हटाऊंगी, ठीक है, तो मैंने इस कमेंट को हटाया, अब मैं इसको रन करूंगी ना, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी वाली एरर आएगी और हमें ये बताएगी कि ये आपका सिंटेक्स एरर है। क्या बताएगी, कौन सा एरर है, सिंटेक्स एरर है। क्यों है, क्योंकि एक्सप्रेशन कैन नॉट कंटेन असाइनमेंट, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है वो असाइनमेंट को कंटेन नहीं कर सकता है, तो इसके लिए आपको डबल इक्वल लगाओ, ठीक है। तो इस चीज को हम समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो इस चीज को जब हम समझेंगे कुछ इस तरीके से कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या 5 जो है वो बराबर है, हाँ है। अब ये कौन से ऑपरेटर से चेक होता है, इक्वल्स टू ऑपरेटर, जो जिसमें हम डबल इक्वल्स टू का यूज करते हैं, ठीक है। पता है ना आपको कि डबल इक्वल्स टू का ऑपरेटर हम चेक करते हैं कि कोई चीज इक्वल है या नहीं है, बराबर है या नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरे में क्या है, दूसरी लाइन में क्या हुआ है, ठीक है, दूसरी लाइन में ये हुआ है, और देखो यहाँ पे लाइन 2 में बता भी रहा है, इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन चलता है ना, तो एक लाइन तो इसने चला, लेकिन ये क्या कह रहा है, लाइन 2 में आपके पास एरर है, ये वाली आपको बता दिया ना, दूसरी लाइन में एरर है, इसको सही कर लो तभी मैं चलूंगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि ये क्या कर रहा है, बराबर चेक कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, असाइन करने का काम करता है। कौन, ये वाला ऑपरेटर क्या करता है, असाइन करने का काम करता है, जो कि आप करते आ रहे हो कि अगर ए में अगर मुझे 5 स्टोर करना है तो मैं
ऐसे कुछ ऐसे स्टोर करूंगी, राइट। अगर मान लो मुझे बी में 10 को स्टोर करना है तो कुछ ऐसे ही तो स्टोर करते हैं ना हम। ये जो राइट की वैल्यू होती है वो लेफ्ट की वाली वैल्यू में असाइन हो जाती है। असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसको, हम आगे पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करने का काम करता है किस चीज को, जो हमारी राइट की वैल्यू होती है उसको लेफ्ट वाले वेरिएबल में असाइन कर देता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये वेरिएबल तो होना चाहिए ना, जो कि आपको क्या करेगा, वैल्यू को, ये जो एक्सप्रेशन है ना इसको इसके अंदर रखेगा, ठीक है। तो 5 कह रहा है कि 5 है वो 5 में ही असाइन कर दो, ठीक है। ये तो गलत हो गया है ना। किसी भी वेरिएबल का नाम जो है आपने पढ़ा होगा आइडेंटिफायर में, ठीक है, कि आइडेंटिफायर में क्या होता है कि आपको नाम जो है ना नंबर से शुरू नहीं हो सकता। किसी भी, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो चाहे वो फंक्शन का नाम हो, नंबर से शुरू नहीं होगा। कि अगर आप 5 में क्या कर रहे हो, 5 को असाइन करा रहे हो, ये क्या है, गलत है। अगर आप ऐसे लिखोगे 5 इक्वल 5, तो ये क्या कर रहा है, ये दूसरा काम कर रहा है, ये कंपेयर कर रहा है कि 5 बराबर है क्या 5 के। तो ये मैथमेटिकल जो हम पढ़ते हैं मैथ में वही चीज है कि बराबर चेक कर रहा है। तो ये इसीलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आएगा। और इसमें फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि एक नंबर में हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। नंबर में कभी असाइनमेंट होता है, आपने पढ़ा आइडेंटिफायर में, आपने तो ये पढ़ा ना कि हमेशा आइडेंटिफायर जो होगा वो छोटा ABCD से शुरू होगा, बड़ा ABCD से शुरू हो सकता है। कॉम्बिनेशन ला सकते हैं नंबर का कि A को A5 में असाइन करा दिया, A5 नाम का वेरिएबल बनाया उसमें असाइन करा दिया, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, अल्फाबेट से। लेकिन कभी भी 5A नहीं कर सकते, कभी भी नंबर से शुरू नहीं कर सकते, ये तो नंबर में ही असाइन करा दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये गलत आपका दे रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। तो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर समझ में आया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम और सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कर रहे होंगे, बिल्कुल रिलेशनल ऑपरेटर के ही। तो